प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का आज के गोट श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज के गोट श्रृंखला का विषय है मलेरिया। आज हम लोग मलेरिया का सभी दिशाओं से सिंह अवलोकन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए अंतिम तक। और अगर आप अंतिम तक बने रहते हैं तो इसका लाभ आप लोगों को यह प्राप्त होगा कि आप मलेरिया से संबंधित किसी भी प्रश्न को, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, सभी पड़ाव में आप इस मलेरिया से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं मैंने मलेरिया को क्यों लिया है। क्योंकि 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं विश्व मच्छर दिवस को लेकर, तो सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग मलेरिया के सभी पहलुओं को समझेंगे। तो अभी देखते हैं मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार के उपयोग की थीम पर इस बार मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम आप देख रहे हैं यहाँ पर, मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन को बचाने के लिए नवाचार के उपयोग, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो इस वर्ष का ये थीम है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए कि इनोवेशन के जरिए, अभिनव विचारों के जरिए, अभिनव कदमों के जरिए, अभिनव प्रयासों के जरिए मलेरिया का जो बोझ है उसको कम करना इस वर्ष का थीम है। आगे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले 5 भारतीय राज्यों में से एक है। तो यही जो वाक्य है यही महत्वपूर्ण बनाता है छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इस विषय को, कि छत्तीसगढ़ सबसे अधिक मलेरिया के मामले दर्ज करने वाले राज्यों में से एक है। आगे देखते हैं, आगे का आंकड़ा इससे और भी गंभीर है। 2019 में देश भर में मलेरिया के कुल मामलों में से 45% छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए थे। प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच साल दर साल मलेरिया के मामलों में 79% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ सरकार कह रहे हैं कि लगभग 79% की कमी आई है। इसको भी समझेंगे। मलेरिया के मामलों में लगातार कमी के चलते राज्य अब मलेरिया उन्मूलन की दृष्टि से तीसरे वर्ग के राज्य से आगे बढ़कर दूसरे वर्ग के राज्य सूची में आ गया है। तो ऐसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा है 20 अगस्त यानी विश्व मच्छर दिवस को लेकर। तो आइए हम लोग मलेरिया को समझते हैं और शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के साथ। ये देख रहे हैं नाना भाऊ हैं, और नाना भाऊ ने यशवंत पिक्चर में मच्छर को लेकर एक कविता सुनाई थी, और कविता का जो टैगलाइन था, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। यहाँ हिजड़ा से आशय निष्क्रियता से है। यहाँ इस गीत में मच्छर की तुलना नेताओं से की गई है। टोपी लगाए मच्छर कहता है देश में समता की भावना आ रही है, तभी तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। तो इसको समझना है आपको क्यों बड़ी मछली छोटी को खा रही है, समता आ रही है नहीं आ रही है। समता होती तो बड़ी मछली छोटी को, यानी कि बड़े लोग कमजोर लोगों को क्यों प्रताड़ित करते। तो आगे देख रहे हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है। एक मच्छर साला आदमी को मलेरिया से जान ले लेता है। एक ही मच्छर, अगर एक मच्छर ने किसी को सुई लगा दी, अगर डंक लगा दिया और वो मलेरिया से पीड़ित हो जाता है और समय पर उपचार नहीं हुआ तो वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। तो बहुत ही खतरनाक है। और मलेरिया को लेके कई असमंजस भी है और कई लोगों में इसके प्रति भ्रम भी है। कई लोग सोचते हैं कि मलेरिया का कारण मच्छर है। गलत। मलेरिया का कारण एक परजीवी है, प्रोटोजोआ परजीवी है, नाम है प्लाज्मोडियम। मच्छर केवल रोगवाहक है, वह रोग को संचारित करता है, रोग को फैलाता है।
परजीवी को उस परजीवी प्लाज्मोडियम को मानव रक्त में डालता है, यह रोग का कारण नहीं है। अगर मच्छर में प्लाज्मोडियम परजीवी नहीं है तो वह मच्छर कोई भी रोग को नहीं फैला सकता। तो आगे इसी तरीके की कई भ्रम आज दूर होने वाले हैं, तो बने रहिए। आगे चलते हैं और देख रहे हैं विश्व मच्छर दिवस 2022। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं ये रोनाल्ड रॉस जी हैं, रोनाल्ड रॉस जी हैं, इनका नाम सर रोनाल्ड रॉस है। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा कहाँ है ये भी तो आपको जानना ही चाहिए। तो आपको एटलस खोलकर अल्मोड़ा को देखना चाहिए। तो जब आप एटलस खोलकर अल्मोड़ा को देखेंगे तो यह आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा, एक हिमालयन राज्य उत्तराखंड में दिखाई देगा। यही उनका जन्म हुआ था। जन्म तो अल्मोड़ा में हुआ लेकिन इन्होंने पढ़ाई ब्रिटेन में की थी और यह एक चिकित्सा शास्त्री थे और इन्होंने ही पहली बार बताया कि मच्छर के जरिए मलेरिया नामक रोग होता है और इसके लिए इन महोदय रोनाल्ड रॉस महोदय को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। कब? तो 1902 में। तो ये ध्यान रखेंगे मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी और इन्होंने बताया कि कैसे मच्छर के जरिए मलेरिया फैलता है और उसके इलाज के लिए कुछ उपाय भी इन्होंने सुझाए थे। तो आइए देखते हैं विश्व मच्छर दिवस के बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग, और यह जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो विश्व मच्छर दिवस प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को ध्यान रखेंगे, यह तिथि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है, फीमेल मच्छर। मेल मच्छर को तो खून की जरूरत ही नहीं होती है, वह तो फूलों के मकरंद से अपना भोजन ले लेता है। मादा मच्छर ही हमको काटती है, हम उसी को मारते हैं, हमारा खून चूसती है। तो जो हमारा संघर्ष होता है मच्छरों के साथ वह मादा मच्छरों के साथ होता है, न कि नर मच्छरों के साथ। तो ध्यान में रखेंगे तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, वेस्ट नाइल फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये सारे मादा मच्छरों की वजह से होते हैं, न कि पुरुष मच्छर की वजह से, क्योंकि वो तो काटते ही नहीं है ना। आगे चलते हैं और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1930 में हुई थी और किसकी याद में? तो सर रोनाल्ड रॉस की याद में। मच्छर विश्व के सबसे प्राणघाती कीटों में से एक है। सबसे प्राणघाती कीट में से और भी कीट होते हैं। मक्खी होती है जो हैजा फैलाकर मनुष्यों की जान लेती है, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वह है मच्छर है। इसमें मनुष्यों के भीतर रोग प्रसारित और रोग संचारित करने की क्षमता है, जिसके कारण विश्व में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मच्छर कई प्रकार के होते हैं जो कि कई प्रकार के रोगों के संवाहक हो सकते हैं। निम्नलिखित रोगों के लिए एडिस, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मच्छर, ये 3 मुख्य मच्छर हैं जो मानव में रोग का संक्रमण करते हैं। तो एडिस मच्छर से आप देख रहे हैं, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको जानना चाहिए। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो देखिए, जो एनाफ्लीज मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर से अगर आप देखेंगे तो 2 ही रोग होते हैं। मलेरिया होता है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, और दूसरा होता है, आप देख रहे होंगे तो लिम्फेटिक फाइलेरिया। लिम्फेटिक फाइलेरिया। और जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसके कारण ही 2 होते हैं, एक तो जापानी इंसेफेलाइटिस होता है और लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है। और बाकी जो जितने भी बच जाते हैं, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, लिम्फेटिक हो गया, रिफ्ट वैली हो गया, पीला बुखार, यहाँ लिम्फेटिक को देख रहे हैं 3 से हो जाता है, एडिस से भी, एनाफ्लीज से, क्यूलेक्स से भी। तो आप इन दोनों को याद रखिए और इन दोनों में जो बच जाएगा बीमारी, जैसे कि जापानी इंसेफेलाइटिस, रिफ्ट वैली फीवर, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया होगा तो एडिस के कारण होगा। तो जो कम वाले हैं उनको याद रखना आसान है अधिक वालों की तुलना में। तो ध्यान रखेंगे जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है।
और जो जापानी इंसेफेलाइटिस है और जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है उसका कारण है क्यूलेक्स मच्छर, और जो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, वेस्ट नाइल फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, उसका कारण होता है एडिस मच्छर। प्रीलिम्स में यह बार बार पूछा जाता है, आप इसमें स्पष्ट कर लीजिएगा, मस्तिष्क में पेपर में आएगा, वहां परेशान होंगे, तो उससे अच्छा बेहतर है कि अभी से ही क्यों न तैयार हो जाएं। हाँ, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग एक मच्छर का जीवन चक्र। शायद आपको यह न दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें यह आपको आसानी से नजर आएगा, और यह कैसे एक लाइफ साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम का। तो उससे पहले प्लाज्मोडियम को जान लेते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम के 4 प्रजाति मानव में रोग फैलाते हैं। तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम वीवीएक्स या वाईवैक्स होते हैं। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाईवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये 4 प्रकार के परजीवी प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम के, जो मानव में रोग का कारण बनती हैं। तो इन चारों के नाम आपको वहां अभी दिखाए जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप, लेकिन इसके लाइफ साइकिल को समझने का प्रयास करिए। जो प्लाज्मोडियम होता है उसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ता है ह्यूमन और दूसरा पड़ता है मॉस्किटो। तो ये मानव और तो प्लाज्मोडियम को 2 पोषकों की जरूरत पड़ती है, पोषक यानी कि होस्ट। तो एक होस्ट हो गया ह्यूमन, और इसको हिंदी में कहते हैं पोषक, और दूसरा हो गया मॉस्किटो। तो इन दोनों के जरिए वह अपना जीवन चक्र पूरा करता है। आइए देखते हैं कैसे करता है। तो मानिए अभी एक हाथ में मच्छर काट दिया, वो मच्छर जब काटता है तो आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम परजीवी को छोड़ देता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम परजीवी को छोड़ता है उस समय प्लाज्मोडियम जो परजीवी रहता है उसके जीवन का स्पोरोजोइट्स अवस्था चलता रहता है। साथियों, कीटों की कई अवस्था होती है, परजीवी है तो यह कई एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। तो जब मच्छर हमारे हाथ को काटता है और जब वो ब्लड को सक करता है, जब ब्लड को हमारे शरीर से चूसता है, तो उस दौरान उसके ब्लड का थक्का न जमे, कोगुलेशन न हो, तो उसके लिए वह एक द्रव का स्त्राव भी करता है, और उस द्रव के स्त्राव के साथ प्लाज्मोडियम जाता है। किस रूप में जाता है? तो स्पोरोजोइट्स के रूप में जाता है। यह स्पोरोजोइट्स हमारे रक्त में चला गया जब मच्छर हम लोग को काटता है, और वह स्पोरोजोइट हमारे शरीर में 1-2 घंटा घूमने के बाद कहाँ पहुंच जाता है? तो लीवर में पहुंच जाता है। और लीवर में जैसे ही पहुंचता है वो लीवर की कोशिकाओं में अपनी कॉपी बनाकर अपने नंबर्स को बढ़ाता जाता है। तो जब एक कोशिका में पर्याप्त नंबर में वो पैरासाइट्स हो जाते हैं तो वह कोशिका फट जाता है, और वो जो परजीवी होता है स्पोरोजोइट्स के रूप में, वो कहाँ चला जाता है? तो रक्त में चला जाता है। रक्त में भी कहाँ? आरबीसी में। और उस दौरान उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है मेरोजोइट्स में। तो उतनी तकनीकी न भी जान पाए, लेकिन ये ध्यान रखेंगे काटने के बाद वो जाएगा लीवर में, और लीवर में कॉपी करके अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और यहाँ जो कॉपी होगा, यहाँ जो प्रजनन होगा, यहाँ जो निषेचन होगा, वह अलैंगिक होगा। अभी वो चला जाता है आरबीसी में। तो ये देखेंगे यहाँ आरबीसी में पहुंच गया वो रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल्स में जाने के बाद रेड ब्लड में जाने के बाद वह 2 युग्मक पैदा करता है, एक मेल और फीमेल। अभी हमारे रक्त में प्लाज्मोडियम है, और जब कोई दूसरा मच्छर हम लोग को काटेगा, ये देखिए, जब कोई दूसरा मच्छर हम लोग को काटेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम आया था स्पोरोजोइट्स के रूप में, तो उसके मेल और फीमेल
ये दोनों कहाँ पहुंच जाएंगे, तो मच्छर में पहुंच जाएंगे और यह मच्छर के आमाशय में जाकर लैंगिक निषेचन करते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव में अलैंगिक निषेचन होता है। जो लीवर में उनकी संख्या बढ़ रही है, जो आरबीसी में उनकी संख्या बढ़ रही है, वह अलैंगिक निषेचन के जरिए बढ़ रही है। लेकिन जब मच्छर में जाता है, मच्छर में कब गया, जब कोई दूसरा मच्छर, मानो ये वाला मच्छर मानिए कि संक्रमित नहीं था, किससे, प्लाज्मोडियम से, तो देखिए साथियों, ये जो मच्छर काटा ये पहले से संक्रमित था प्लाज्मोडियम से। जब ये हम लोग को काटा तो जब ये द्रव का स्त्राव करता है ताकि जो ब्लड जा रहा हो उसका कोगुलेशन ना हो, तो ये एक द्रव का स्त्राव करता है और उस द्रव के साथ हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम आता है। किस रूप में आता है, तो स्पोरोजोइट्स के रूप में आता है। वहां से वो लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में उसकी संख्या बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है, तो अलैंगिक निषेचन से। फिर वो जो प्लाज्मोडियम होता है, स्पोरोजोइट्स, वो कहाँ पहुंच जाता है, आरबीसी में, रक्त के जरिए, और आरबीसी में पहुंचता जाता और आरबीसी को नष्ट करता जाता है, क्योंकि आरबीसी में पूरे प्लाज्मोडियम फैल जाते हैं। जो एक कोशिका रहती है आरबीसी की, वहां पूरे प्लाज्मोडियम, और आरबीसी कम होते जाते हैं और धीरे धीरे हम लोगों को सर दर्द और बुखार होने लगता है। और जब अब तो वह हमारे रक्त में फैल चुका है, और जब कोई दूसरा मच्छर हमको काटेगा और मान लीजिए उसमें प्लाज्मोडियम से वो पहले से संक्रमित नहीं है, तो जब वो हमको काटेगा तो हमारे रक्त के जरिए वह प्लाज्मोडियम कहाँ पहुंच जाता है, तो उस मच्छर में, और उस मच्छर के आमाशय में जाकर वहां पर लैंगिक निषेचन होता है, और लैंगिक निषेचन के बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और वह जो प्लाज्मोडियम होता है अब वह मच्छरों के लार में पहुंच जाता है, और जब मच्छर काटेंगे तो लार से फिर से हमारे हाथों में आएगा, और इस तरीके से एक साइकिल पूरा होता है और यह लगातार संचरित होता रहता है। तो पीडीएफ में यह आपको दिखाई देगा, इसको आपको जरूर समझना चाहिए कि कैसे होता है। तो हमको एक मच्छर काटा जो संक्रमित था, और दूसरा मच्छर हमको काटता है, वो भी संक्रमित हो जाता है हमारे जरिए, क्योंकि हमारे रक्त में भी अभी बहुत सारे प्लाज्मोडियम हैं। अगर वो प्लाज्मोडियम मच्छर में नहीं जाएगा तो कुछ दिन बाद वो मर जाता है, और क्योंकि उसको लैंगिक निषेचन के लिए मच्छर जैसे होस्ट की जरूरत पड़ती है। हम लोग वार्म जो ब्लडेड वाले जीव में आते हैं तो वो यहाँ नहीं हो सकता है, तो ध्यान में रखना है। तो यह एक जीवन चक्र होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और मलेरिया संभवतः एक प्राणघातक परजीवी रोग है, पैरासाइट। परजीवी का मतलब होता है जो हमसे बहुत सारी चीजें लेगा। यह प्लाज्मोडियम हमारे अंदर जी रहा है, हमारे शरीर के अहम तत्वों का प्रयोग कर रहा है, बदले में कुछ दे तो नहीं रहा है बल्कि बीमारी फैला रहा है, बुखार ला रहा है, सर दर्द ला रहा है, तो इसको कहते हैं परजीवी। एक होता है सहजीविता का संबंध जो कोरल और जुंजैथली में होता है, यहां ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं, जो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम या फैल्सीपेरम भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये चार प्रजाति हैं जो मानव के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। और इसमें सबसे वायलेंट कौन है, सबसे हिंसक कौन है, सबसे खतरनाक कौन है, तो फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम सबसे खतरनाक है और वो सबसे अधिक मौत का कारण भी बनता है। ये महिलाएं को देख रही हैं, मच्छर काटा है। अब बेवकूफ भी तो है, क्यों है भाई? जब आपको जाना है यहाँ पर पेड़ों के बीच में तो आप पूरे पूरे कपड़े पहन के जाइए ना। आप मच्छर काटेंगे तो ये तो रोना तो होएगा ही। क्या करें, आप खूबसूरत थी लेकिन रो रही हैं, तो देख रहे हैं कैसे दिख रही हैं। पूरे पूरे कपड़े पहनने चाहिए ना, इसीलिए तो जागरूकता अभियान की जरूरत पड़ती है। आगे देख रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा डंक बड़ा खतरा। तो यहाँ आप देखेंगे मलेरिया लिखा है, किससे फैलेगा, एडिस से, क्यूलेक्स से, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं मच्छर जनित रोगों के बारे में तथ्य। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है का प्रमुख रोग वाहक है मानव में, जो कि आमतौर पर मनुष्यों के साथ साथ
मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों को भी काटता है। एनाफिलीज मच्छर वर्षा जल, इकट्ठा हुआ जल, गड्ढे, कम जल युक्त नदी, सिंचाई माध्यम, रिसाव, धान के खेत, कुएं, तालाब के किनारे, रेतीली किनारों के साथ धीमी धाराओं में प्रजनन करती है। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, एनाफिलीज मच्छर सबसे ज्यादा शाम और सुबह को काटता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर दिन के समय काटता, अगर दिन के समय मच्छर काटता है तो सावधान हो जाइए, आप मलेरिया के शिकार होने वाले हैं। आगे चलते हैं, पांडुरंगा मादा एडिस इजिप्ट मनुष्य में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और पीला बुखार संचारित करती है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा मच्छर कौन सी बीमारी को लेकर जा रहा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक मच्छर का जीवन चक्र भी बता देता हूं ताकि आप लोग सही तरीके से समझ जाएं। तो एक उसका जीवन चक्र हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मच्छर अंडे कहाँ देते हैं, तो रुके हुए पानी में या धीमी गति से चलते हुए पानी में। क्यों अंडे और उनके अंडे जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनके जो अंडे होंगे वो तैरते रहेंगे। ये देख रहे हैं ये क्या है, तो वाटर है, ये क्या है, वाटर है। और यहाँ पर मच्छर के अंडे तैरते रहते हैं पानी की सतह पर। क्यों तैरते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ये जो अंडे होते हैं ये जल्दी ही किस में बदल जाते हैं, तो लार्वा में। किस में बदलेंगे, लार्वा में। यह जो लार्वा होता है जल्दी ही किस में बदल जाता है, तो प्यूपा में। किस में बदलेगा, प्यूपा में। तो अंडा एग जो होता है वो लार्वा में बदलता है। यह क्या है, एग है, लार्वा में बदल गया। और लार्वा किस में बदला, प्यूपा में। और ये जो प्यूपा होता है यह किस में बदल जाता है, तो एमर्जिंग एडल्ट में। अभी पूरी तरीके से एडल्ट नहीं बना है, अभी एमर्ज हो रहा है। और जब पूरी तरीके से एडल्ट बन जाता है वह मच्छर तो हवा में उड़ने लगता है। तो यह मच्छर का जीवन चक्र होता है। और इस जीवन चक्र को आप समझेंगे तभी आप मच्छर का नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि यह मौतों का कारण बन रहा है। छत्तीसगढ़ में तो इसके कारण मौतों की संख्या भी ज्यादा है। तो ये पढ़ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना उड़ती है एडिस के कारण। और हम लोग को जो मेन देखना है नियंत्रण के लिए, मच्छर जनित रोगों को एकीकृत वेक्टर प्रबंधन से रोकें। तो ये एकीकृत वेक्टर प्रबंधन क्या है, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें जो पहला है वेक्टर निरीक्षण। वेक्टर निरीक्षण का मतलब क्या है कि हम लोगों को लार्वा को देखते रहना है कि ये जो एग है हम लोग को इसको इधर ही खत्म कर देना है, यहां तक जाने ही नहीं देना है। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है और दूसरा होता है पैथोजन। तो जो मलेरिया है, तो मलेरिया का जो पैथोजन क्या है, तो इसका है प्लाज्मोडियम क्या, तो वीवैक्स है, फाल्सीफेरम है, ओवेल है, मलेरिया है। और वेक्टर कौन है, तो यहाँ वेक्टर है कौन, तो मॉस्कीटो, यानी कि क्या, मच्छर है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है रोगवाहक, और पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। तो वेक्टर यानी कि रोग को, जो रोगवाहक है उसको नियंत्रण करना है। तो मलेरिया का जो रोगवाहक है, वेक्टर है, वो है मच्छर। तो मच्छर को वेक्टर निरीक्षण करना है, यानी हम लोगों को कहीं लार्वा नहीं बनने देना है, लार्वा के समय ही उसको खत्म कर देना है, या अंडा बनते समय ही उसको खत्म करना है। और वेक्टर प्रबंधन क्या है, चलो इस समय तो नहीं कर पाए जब वो लार्वा में था, या अपने जब वो अंडाणु अवस्था में था, या लार्वा की अवस्था में था, या प्यूपा की अवस्था में था, उस समय नहीं कर पाए, एडल्ट बन गया। तो एडल्ट बनने के बाद भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि काटेगा तो मलेरिया तो होगा। प्लाज्मोडियम हमारे यहाँ प्रवेश कर जाएगा शरीर में, जब
जब खून हमारे शरीर का मच्छर हमारे शरीर का खून चूसेगा तब। तो ये दो है वेक्टर प्रबंधन। इसमें जो वेक्टर प्रबंधन होता है एडल्ट होने के बाद, और वेक्टर निरीक्षण होता है लार्वा के समय ही। वेक्टर निरीक्षण कब होगा? तो लार्वा के समय ही कंट्रोल किया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन में क्या है, आपको जहां जहां भी पानी जमा है उससे आपको दूर रहना है, और जहां जहां भी आपके घरों में पानी है, कूलर में हो गया, टंकी में, छत में, कहीं भी पानी जमा है उसको आप फेंक दीजिए। नहीं फेंकेंगे शरीर में प्लाज्मोडियम जाएगा। कौन ले जाएगा? वेक्टर कौन है? मच्छर है। कैसे? जब वो खून चूसेगा तो द्रव का स्त्राव करता है, उस दौरान हजारों जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो प्लाज्मोडियम के जीवन की एक अवस्था है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर हमें मौत की ओर ले जाती है। यह है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो जैविक नियंत्रण में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जैविक नियंत्रण है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? जीवों का। किसका प्रयोग करेंगे? जीवों का, यानी कि बायोटिक मटेरियल्स का। बायोटिक मटेरियल्स का प्रयोग करेंगे। जैविक यानी कि बायोटिक, तो इसमें जीवों का प्रयोग किया जाएगा। एक जीव का प्रयोग करके हम लोग मच्छर को नियंत्रित करेंगे, मच्छरों को नष्ट करेंगे। एक जीव का प्रयोग करके दूसरे जीव को मौत के घाट उतारेंगे। तो इसमें जो पहला हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे मछली का। मछली में भी दो है, एक गंबूसिया है, गंबूसिया प्रजाति की मछली है, और दूसरा है आप देख रहे होंगे तो गुप्पी। क्या है? गुप्पी। ये दो मछलियां ऐसी हैं जो मच्छर के लार्वा को भोजन के रूप में खाती हैं। हम लोग पहले ही पढ़े कि मच्छर 4 अवस्था से जाता है। एक तो एक के बाद वह आता है लार्वा में, लार्वा के बाद वह आता है प्यूपा में, और प्यूपा के बाद आता है इमर्जिंग एडल्ट, और फिर वह कंप्लीट एडल्ट बनता है। इस दौरान वह जल में ही रहता है। तो अगर जल में यहाँ पर मछली छोड़ दी जाए, यह मछली समझ लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ। तो यह मछली अगर इस लार्वे को खा देगी तो मच्छर तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो यह जैविक नियंत्रण है, मच्छरों का हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम का हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, वो हमें दिखाई ही नहीं देता। एक कोशिकीय जीव है वो, अमीबा की तरह, तो हमें दिखाई नहीं देता, तो उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। तो उसको जो ले जाता है, हमारे तक ले आने का काम करता है मच्छर, तो उसको नियंत्रित करेंगे। तो पहला था कि पर्यावरण नियंत्रण, यानी कहीं पानी जमा न होने दें, टंकी में, कूलर में, आसपास के गड्ढों में, छत पर, उन सबको साफ कर देना है। और दूसरा जो नियंत्रण है जैविक नियंत्रण है। जैविक नियंत्रण में हम लोग किसी जीव का प्रयोग करके मच्छर को पनपने ही नहीं देंगे। तो पहला तरीका था मछलियों के जरिए। तो जो गंबूसिया मछली है, गुप्पी मछली, अगर उसको जल में छोड़ दिया जाए तो वह मच्छर के लार्वाओं का भक्षण कर जाती है और मच्छर पनप नहीं पाते। दूसरे में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जीवाणु का। जीवाणु यानी कि क्या? बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। कौन सी बैक्टीरिया का? तो बैसिलस थूरिन जेनेसिस, बीटी। जो बीटी कॉटन होता है, ये बीटी कॉटन में फुल फॉर्म है बीटी का, बैसिलस थूरिन जेनेसिस, बीटी कॉटन। कुछ 2 वर्ष पहले 2019 या 20 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस थूरिन जेनेसिस। यह जो बैक्टीरिया है इसका प्रयोग व्यापक मात्रा में इंसेक्टिसाइड के रूप में भी किसान करते हैं। जो कीट पतंग होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनको यह मार देता है। तो कैसे मारता है? यह मच्छर को भी मार देता है। तो जो इंसेक्ट होते हैं, कोई भी कीड़ा, उनके जीवन की 4 अवस्था होती है मच्छरों के जरिए। पहले एग होता है, एग से वह लार्वा में आता है, लार्वा से वह प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाहरी खोल से ही तो रेशम निकाला जाता है, रेशम के कीड़े से। फिर इमर्जिंग एडल्ट और फिर कंप्लीट एडल्ट।
तो ये जब वो लार्वा अवस्था में होते हैं तो उन लोग सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। तो अगर इस दौरान अगर हम लोग जल में बीटी छोड़ दें यानी बेसिलस thuringiensis छोड़ दें, और जब वो लार्वा होंगे, जीव है, भोजन तो करेगा ना, अंडा है, अंडा के बाद वो लार्वा बन गया तो लार्वा के दौरान भी वो भोजन करेगा, नहीं करेगा तो कैसे जीवित रहेगा। तो जब लार्वा भोजन करेगा, कोई भी कीट हो, मक्खी हो, सैंड फ्लाइज हो, मच्छर हो, तो जब भोजन करते हैं तो उनके अंदर यह बेसिलस thuringiensis भी चले जाएंगे और ये अंदर जाकर एक जहरीली द्रव का स्त्राव करते हैं, जिसके कारण इन लार्वाओं की यहीं पर मृत्यु हो जाएगी, यहीं पर इनका डेथ हो जाएगा। तो इस तरीके से वो यहीं पर डेथ हो गए तो कहां से एडल्ट में बदल पाएंगे। तो इस तरीके से मच्छरों का कंट्रोल किया जा सकता है। इसका व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है, किस रूप में, कीटनाशक के रूप में और लार्वा नाशक के रूप में। ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर जैविक नियंत्रण में दो है, एक तो यहाँ पर मछलियों का, लार्वा खाने वाली मछलियों का प्रयोग करेंगे, गंबूसिया और गुप्पी, और दूसरा है बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, तो बेसिलस thuringiensis का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अभी जैविक कीटनाशी के रूप में लार्विसाइड कहते हैं, और इसका प्रयोग किसान व्यापक तौर पर कीटनाशक के तौर पर ही करते हैं। बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन बनाया गया है वहां पर यही होता है कि वहां पर कीटों का अटैक नहीं होता, तभी तो वहां ज्यादा फसल होती है। इस जो बीटी कॉटन के जो बीज होते हैं वो ज्यादा फसल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कीट पतंगों के प्रतिरोधी बना दिए जाते हैं। किसके जरिए? तो बेसिलस thuringiensis के जरिए। ध्यान में रखेंगे हम लोग, और इनका प्रयोग इस तरीके से करें कि मनुष्यों के साथ साथ अन्य पशु प्रजाति और पर्यावरण के लिए खतरनाक न हो। आगे देख रहे हैं मच्छर हम लोग तक आते कैसे हैं, तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दो तरीके से रिलीज करते हैं। कहां से करते हैं? तो एक तो मुंह से करते हैं, नाक से करते हैं, छिद्र से करते हैं, और एक हमारा मल त्याग करने का रास्ता जो पीछे है वहां से करते हैं। तो जब हम लोग CO2 रिलीज करते हैं तो मच्छर उसी से आकर्षित होते हैं, हमारे करीब आते हैं, डंक मारते हैं और प्लाज्मोडियम छोड़ देते हैं। रासायनिक नियंत्रण में हम लोग टेमीफॉस का प्रयोग कर सकते हैं और एडल्टीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो मच्छरदानी होती है उनमें भी इनका प्रयोग किया जा सकता है और मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे जानकारी है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा, यह सबसे जरूरी है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे जरूरी है कि हम लोगों को कीट दूर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से? तो एक तो कॉइल होती है, कॉइल से तो आजकल मच्छर भगते ही नहीं है। तो फिर हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो आजकल आप लोग देखते होंगे अगरबत्ती आती है, वो अगरबत्ती असरकारक होती है। नहीं तो हम लोग वो लिक्विड वाले का प्रयोग कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक होता है। तो हमें जो कीट दूर भगाने वाले उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े पूरे पहनने चाहिए, फैशन पर नहीं जाना चाहिए। जब भी हम लोग खेतों पर काम करने जाएं तो हम लोगों को पूरे पूरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि धान के खेत में जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं व्यापक तौर पर पाए जाते हैं। तो कपड़े पूरे पूरे पहनने चाहिए और खिड़की दरवाजों को बंद रखना चाहिए। दिन के दौरान सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और मच्छरदानी में ऐसे रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग करें जो मच्छर उस पर टच होते ही ईश्वर के करीब। पांडुरंगा ध्यान से समझते रहिएगा। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस से संक्रमित रोगियों के पारिवारिक सदस्यों और समुदाय को व्यक्तिगत निवारकों का उपायों का पालन करना चाहिए। अभी देखते हैं भारत में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। ये भारत में चल रहा है और इसके तहत 6 ऐसी बीमारियां हैं जो वेक्टर बॉर्न है, जिनका नियंत्रण किया जा रहा है। आइए उन बीमारियों को देख लेते हैं। तो यह प्रोग्राम कौन चला रहा है? तो भारत सरकार चला रहा है। और भारत सरकार का कौन सा विभाग? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग चला रहा है। ध्यान में रखेंगे आप लोग।
तो ये जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम है कौन चला रहा है? भारत सरकार में भी कौन? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चला रहा है। आगे चलते हैं और ये जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों का नियंत्रण किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। मलेरिया का किया जा रहा है, जापानी इंसेफेलाइटिस का, डेंगू का, चिकनगुनिया का, कालाजार का और लिम्फेटिक फिलारिसिस का किया जा रहा है नियंत्रण। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इन बीमारियों के नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सी बीमारियों का नियंत्रण किया जा रहा है। तो यहाँ पर मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फेटिक फिलारिसिस का प्रयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह कार्यक्रम चल रहा है और छत्तीसगढ़ में ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि इस कार्यक्रम के तहत ये जो 6 है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, कालाजार, तो इसमें पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहे, इसमें से 4 छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। कौन कौन से? तो FMDJ। FMDJ का मतलब क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं F फॉर फाइलेरिया है, M फॉर मलेरिया है, D फॉर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो डेंगू है और J फॉर जापानी इंसेफेलाइटिस है। अभी ये जो तो छत्तीसगढ़ एक प्रमुख मलेरिया वाला जो मलेरिया प्रसारित वाला क्षेत्र है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, बस्तर संभाग, वह काफी पीड़ित है मलेरिया से। तो इसी के लिए छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई थी। अच्छा, उससे पहले कुछ जानकारी जान लेते हैं। राज्य के बस्तर संभाग मलेरिया हेतु अति संवेदनशील क्षेत्र है। मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत त्वरित निदान हेतु सभी मितानिनों का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान में रखेंगे मितानिन के योगदान को। उप स्वास्थ्य केंद्र में रैपिड डायग्नोस्टिक किट, RD किट कहते हैं, उपलब्ध कराई गई है। और ये आप देख रहे होंगे ये जो बस्तर का जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पहुंच रही है। किसके साथ? तो RD किट के साथ। व्हाट इज RD किट? तो RD किट जो RD किट्स मीन्स रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स के साथ पहुंच रहे हैं और ये मलेरिया का चेक करेंगे और मलेरिया का चेक करके उनका फिर निदान करेंगे। और इसमें ये जो मलेरिया उन्मूलन में कौन कौन लगे हैं तो मितानिन हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जिला अस्पताल हो गए, इन सभी स्वास्थ्य और अवसंरचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं जन जन का यही नारा है, मलेरिया मुक्त हो राज्य हमारा, पानी पियो छान के, मच्छरदानी लगाओ तान के। तो यह आप देख रहे हैं, यह बस्तर के किसी दीवार पर, किसी बस्तर के गांव के किसी दीवार पर यह जानकारी लिखी हुई है। तो यहाँ देखते हैं राज्य का मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। यह मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तो बाद में चला है, सबसे पहले चला था मलेरिया मुक्त 2019 में शुरू किया गया था बस्तर। जब इसमें काफी सफलता हासिल हुई तो इसको कर दिया गया मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, यानी इसका प्रसार कर दिया गया। तो राज्य का मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान इसी दिशा में गंभीर पहल है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी मलेरिया के मामलों में कमी लाने, दवाओं एवं नैदानिक सेवाओं की सुलभता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अभियान से राज्य में मलेरिया के मामलों और सालाना पैरासिटिक मामलों में कमी आई है। मलेरिया पर नियंत्रण से राज्य में लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। आगे चल लेते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं काफी जानकारी लिखी हुई है साथियों, इनको आप पढ़ लीजिएगा। वो अभी इस जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान है उसका 6वां चरण शुरू हो गया है 17 मई से, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यह मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के रूप में शुरू हुआ था, इसका प्रसार 21 जिलों में कर दिया गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक चीज जानकारी, ये कभी भी प्रीलिम्स में आएगा, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, वार्षिक परजीवी सूचकांक। ये हमें क्या बताता है कि एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या में मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या बताता है। और साथ में एक वर्ष, ध्यान में रखिएगा, एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या में मलेरिया से पीड़ित मामलों की संख्या को ही API, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ आंकड़े हैं, शायद यहाँ पे नजर न आ रहे हो आपको, लेकिन PDF प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको नजर में आएगा। तो ये आपको यहाँ से यह पता चलेगा कि मामले कितने आए हैं, कमी हो रही है, नहीं हो रही है। अगर जनवरी की बात करें तो टोटल टेस्ट हुआ था 58 लाख के आसपास, उसमें से 60,000 पॉजिटिव आए थे। और 2020 में बात करें तो 41 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 36,000 ही पॉजिटिव आए। और 2021 में 40 लाख टेस्ट हुआ और 26,000 आए, यानी कि मामले आप देख रहे हैं कम हो रहा है। और यहाँ पर यह वाला 5वां नंबर वाला महत्वपूर्ण है, जो API है आप देख रहे हैं वो लगातार कम हो रहा है, 1 से नीचे पहुंच गया, ये बड़ी उपलब्धि है। ये देखेंगे तो 2 था, यानी कि 1000 की जनसंख्या में एक वर्ष में 2 लोग मलेरिया से पीड़ित होते थे, फिर वह कम होकर 1.17 पर आया, अब वो 0.84 पर पहुंच गया, यानी राष्ट्रीय स्तर के करीब पहुंच चुका है। और ये जो तीसरा है वह है मृत्यु। तो देख रहे होंगे यहाँ मृत्यु, तो 2019 में 31 लोग मरे, 2020 में 34 लोग और जनवरी में भी 34 लोग। तो हम लोगों को मृत्यु की संख्या को भी कमी करनी पड़ेगी। यहाँ भी आप इस पूरे टेबल को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ प्रीलिम्स के बहुत सारे प्रश्न हैं, स्टेटमेंट में आ सकता है। साथियों, आपके परीक्षा का प्रारूप चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो आपको उसी हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है, क्यों न परिवर्तित हो। और परिवर्तित सरल से कठिन की ओर हो रहा है, और यह UPSC पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास कर रहा है यहाँ का सिविल सेवा जो आयोग है। तो आप भी उसी के अनुसार तैयार होंगे। कथन के रूप में दे दिया जाएगा, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में मलेरिया मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो आप बोलेंगे गलत, कमी हुई है, 36,000 से 26,000 हो गई है। API क्या है पूछा जा सकता है आपसे, होने वाली मृत्यु की संख्या का आंकड़ा पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रखेंगे। तो ये जो अगर किसी को मलेरिया हो गया, और तो मलेरिया होने के बाद फिर क्या है, तो हमारे पास इसके लिए अभी कोई टीका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई भी टीका की उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे में 2 दवाई है, एक तो है जो क्लोरोक्वीन है, जिसको आप लोग कोरोना काल के समय में जान रहे होंगे, काफी यह प्रसिद्ध नाम हो चला था क्लोरोक्वीन। और दूसरा है आर्टिमिसनिन। ये 2 दवाइयां हैं, लेकिन इन दवाइयों के व्यापक प्रयोग से क्या हो रहा है कि मच्छर इन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधकता हासिल करते जा रहे हैं। मच्छर नहीं, सॉरी, कौन, तो प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, और प्लाज्मोडियम में भी जो फैल्सीपेरियम है, जो सबसे अधिक खतरनाक है, वह प्रतिरोध हासिल कर ले रहा है। किसके खिलाफ, तो क्लोरोक्विनिन के और आर्टिमिसनिन के खिलाफ। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिखा हुआ है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इससे संबंधित सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे। जो मैंने बताया है वो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो कुछ तो प्राकृतिक स्रोत लिया जाता है। प्राकृतिक स्रोत से क्या लिया जाता है, तो क्यूनिन लिया जाता है, आर्टिमिसनिन लिया जाता है, और फिर उनमें लैब में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, फिर उसको मिलाकर क्लोरोक्विनिन बनाया गया, और क्लोरोक्विन से मलेरिया का इलाज किया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस दवाई का प्रयोग हो रहा है कि प्लाज्मोडियम इसके प्रति प्रतिरोधकता हासिल करने जा रहा है, क्योंकि वह तो जान गया। अभी कोई एक पत्ता क्लोरोक्विन लाया, कैसे भी लाया, या जो बायोमेडिकल वेस्ट है अस्पताल में, उसका अच्छे से डिस्पोज नहीं हुआ। मेडिकल जो वेस्ट होते हैं उनके प्रॉपर डिस्पोज की आवश्यकता होती है। अगर उसको फेंक दिया गया तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी होगा जान जाएगा दवाई तो मेरे को ही मारने के लिए बनाया गया है, तो वो भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तो आप क्यों नहीं होते, आप क्यों नहीं सीखते हैं?
तो आप भी तो परीक्षा के बदलते प्रारूप के अनुसार तैयार हो जाइए। आगे देखते हैं, आइए प्रण ले लेते हैं। जब हम बरतेंगे समझदारी, पूरी करेंगे अपनी जिम्मेदारी, तो नहीं आएगी हमारे घर मलेरिया रोग की बीमारी। साथियों, अगर मलेरिया का उन्मूलन करना है तो चिकित्सीय अभिनव नवाचार के साथ, चिकित्सीय अवसंरचना के साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है जागरूकता। अगर लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास पानी जमा न होने दें, जैविक नियंत्रण का प्रयोग करें, रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करें, तो हम लोग मलेरिया से उन्मूलन पा सकते हैं। अनेक देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं और हमारा देश जो विश्व शक्ति बनने की ओर देख रहा है, आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। क्या हम लोग आजादी के शताब्दी वर्ष तक मलेरिया से मुक्त हो पाएंगे, यह विचार करने का विषय है। तो आज आप लोगों ने मलेरिया कैसे होता है, उसका रोग जनक क्या है, उसका रोग वाहक क्या है, कैसे फैलता है, कौन से मच्छर से कौन सा रोग होता है, इसके नियंत्रण के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मलेरिया की क्या स्थिति है और इसका इलाज क्या है, और उसके बाद प्रण। ये तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मलेरिया से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सक्षम होंगे। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे बेसिलस thuringiensis हो गया, API हो गया, ये भी पृथक रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ में हम लोग कल।